फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है वो रिलीज़ हो चुकी है और इसमें हम लोग बहुत पूरा मन लगा के स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। उसी के लिए आज ये वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का जीएस प्रैक्टिस सेट वीडियो आपके सामने आ रही है। आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपके सामने ये एक पेपर है जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि 22 अप्रैल 2012 को आया था। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे आज जीएस के क्वेश्चन को। अगर आप इसको पूरा फुल पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारा वहाँ नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन हो जाइएगा। आप उसको ज्वाइन होते हुए वहाँ पर जैसे जाएंगे तुरंत आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं सामान्य जानकारी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 26 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुर्तगाली जो थे यहाँ पर निवेश करने के लिए आए थे, उनकी राजधानी क्या थी? तो आप लोग जानते हैं, क्या वो बिदार है या दमन है या दमन, दो ऑप्शन है, दमन कोई बात नहीं है, या गोवा है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा 26 का आंसर। तो आप लोग जानते हैं जो पुर्तगाली हैं वो कहाँ से आए थे? वो इनकी जो पुर्तगाल से आए थे और पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो क्या है? लिस्बन है। ठीक है, क्या है? लिस्बन है। और पहली बार जो वास्को डिगामा जो था ये 1498 ईस्वी में आया था, 1498 एडी में आया था। ठीक है, जो इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ठीक है, इतना आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। तो आप लोग बताइएगा, भारत में पुर्तगाली जो निवेश करने के लिए आए, इनकी राजधानी क्या थी? तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं 27 क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व है वर्ल्ड जो है इसका सेकंड हाईएस्ट जो है कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, या दक्षिण अमेरिका है, या यूरोप है? तो आप लोग जानते हैं, अगर हम क्रम वाइज चलें, एशिया के घटते क्रम में जो महाद्वीप है उसके घटते क्रम में चलें तो सबसे बड़ा क्या है? हमारा एशिया है। सबसे बड़ा क्या है? एशिया है। दूसरा क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, तीसरा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। और चौथा क्या है? साउथ अमेरिका है। और पांचवा क्या है? अंटार्कटिका है। और अगर 6 नंबर पर आप देखेंगे तो 6 नंबर पे क्या है? यूरोप है। और 7th पे देखेंगे तो हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसे ओसानिया भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला क्या है? एशिया है। और दूसरा क्या है? अफ्रीका है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अफ्रीका। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नहरें हैं, कुएं और नलकूप हैं मतलब ट्यूबवेल्स, या टंकियां हैं, या संचित जलाशय मतलब तालाब हैं? तो आप लोग जानते हैं, जो भारत है, भारत में अगर देखेंगे तो ट्यूबवेल से जो है 45% सिंचाई होती है। लगभग 45% तक क्या होता है? 45% तक ट्यूबवेल से क्या होता है? सिंचाई होती है। अगर नहरों से देखेंगे आप तो नहरों से लगभग 26% जो होती है सिंचाई होती है भारत में। और आगे देखेंगे, अगर कुआं से या जो टैंक वगैरह होता है तो कुएं से, ट्यूबवेल से जो है 45 होता है। और नहर से अगर देखेंगे तो 26% होता है।
अगर केवल कुएं से देखेंगे कितनी सिंचाई होती है, तो केवल कुएं से सिंचाई अभी भी 15% होती है। और टैंक से देखेंगे, जो टैंक है उससे कितना होता है, लगभग 3% अभी भी सिंचाई टैंक से होती है। और अन्य जो साधन है उनसे क्या होता है, जलाशय वगैरह से, ये लगभग 7% अभी भी सिंचाई होती है। तो आप इस परसेंटेज से साफ साफ देख रहे हैं कि कौन सा सर्वाधिक किस माध्यम से हमारे भारत में सिंचाई होती है। तो आप बिल्कुल इसका आंसर बता देंगे कि किससे होती है, ट्यूबवेल से, मतलब नल, कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है। ये नीचे दिए गए हैं जो, इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऐसा जो अध्ययन है जो जीवन संरक्षण से, निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं जो डर्मेटोलॉजी है ये किससे संबंधित है, ये त्वचा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जो डर्मेटोलॉजी है ये किससे संबंधित है, ये त्वचा विज्ञान से है, स्किन से, ठीक है, स्किन साइंस से। और अगर आप लोग देखेंगे क्रायोबायोलॉजी किससे संबंधित है, क्रायोबायोलॉजी ये ऐसा है, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, ये जो लो टेम्परेचर है, जो जीवन में आदमी के संरक्षण के जो भी उसमें क्या होता है इफेक्ट डालता है, उसका अध्ययन करते हैं क्रायोबायोलॉजी में। तो निम्न तापमान पर क्या करते हैं, जीवन संरक्षण का अध्ययन करते हैं क्रायोबायोलॉजी में। आगे देखते हैं कालोलॉजी में क्या होता है। कालोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम लोग खूब सुंदरता, जैसे कहते हैं वो बड़े सुंदर है, ये है वो है, क्या कायोलॉजी में क्या करते हैं, कालोकोलॉजी मतलब सौंदर्य का, हम लोग क्या करते हैं सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। कालोलॉजी में क्या होता है, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और माल्कोलॉजी में देखेंगे तो माल्कोलॉजी में जो मल होता है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, माल्को मतलब मल, आगे इसी वर्ड में ही छिपा हुआ है। माल्कोलॉजी मतलब मल विज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके, यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण मतलब मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो पाचन तंत्र है उसमें जो फैट है उसका मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है, क्या लाइपेज के द्वारा किया जाता है, या सा एंजाइम के द्वारा किया जाता है, या बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है मतलब पित्त लवण के द्वारा, या गिल्सरेलाए के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग 30 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में बाद में वीडियो के अंत में। तो 30 का क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो जो लाइपेज होता है, लाइपेज, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाइपेज होता है पाचन तंत्र में क्या करता है, पाइसीकरण करता है फैट का। ठीक है, आगे देखते हैं। बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं। जो बोगनविलिया होता है इसमें जो चमकीला भाग रहता है वो क्या है, क्या वो सहपात्र पत्राव है, या बाह्य दल है, सेपल है, या पंखुड़ी है, या सहपत्रिका है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बोगनविलिया होता क्या है। यह एक सजावटी चढ़ाई संयंत्र है जो व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय में खेती की जाती है। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बोगनविलिया का क्या होता है, खेती होती है। ये क्या काम करता है, ये बहुत सुंदर नहीं है अगर आप देखेंगे केवल ये बहुत सुंदर ही नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक इलाज सामने आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है पौधा है, ये जो प्रजाति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कि इसे केवल हम ऐसा नहीं है कि ये बहुत सुंदर, इसका देखोगे तो जो फूल होता है आगे का ऐसे ऐसे करके रहता है और इसी में चमकीला चमकीला पात्र रहता है, एक ऐसे धातु की तरह रहता है। तो वही जो चमकीला भाग होता है, बोगनविलिया बहुत अच्छा फूल है, एक फूल फ्लावर की तरह है ये। अगर आप इसको देखेंगे लगभग इसकी 18 प्रजातियां होती हैं। कितनी 18 प्रजातियां हैं जो भारत में हैं इसमें बोगनविलिया। और बोगनविलिया में अगर आप देखेंगे तो ये क्या किसका काम देता है, तो बोगनविलिया जो है ये
जो इसका चमकीला भाग होता है, इसका पत्राभ मतलब पत्र के बीच में रहने वाला सहपत्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। श्रम के लिए पुरस्कार क्या लाभ होता है या ब्याज होता है या विश्राम होता है मजदूरी होता है? तो आप लोग जानते हैं जब हम कोई काम करेंगे, श्रम करेंगे, तो श्रम के बदले में हमें क्या दिया जाता है? उसका वेतन दिया जाता है, मतलब मजदूरी दी जाती है। ये तो 32 का आंसर बड़ा इजी है, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं 33। जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। आपको मान लीजिए कहीं कुछ आप काम करने के लिए गए, या कोई भी एक मजदूर है वो काम करने के लिए गया, तो उस वस्तु का जो मूलधन है उसको धन के रूप में इंगित कर रहा है। मतलब क्या इंगित कर रहा है वो आपको क्या बताना चाह रहा है? भैया कहेगा इसकी ये कीमत है, आपको इतना देना पड़ेगा। हानि कहाँ होगी मूलधन में? लाभ कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा। लागत क्या है? कुछ नहीं होगा। उसकी कीमत के बारे में बता रहा है कि आपको इतना पैसा भैया देना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है तो आप लोग जानते हैं अभी भी लगभग 51% से ज़्यादा जो हैं और कृषि पे जो है हमारा देश निर्भर है। और लगभग 78% अगर सब कुछ शहरी ग्रामीण पूरा देख के मिलाया जाए तो लगभग बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो अभी भी कृषि पर आधारित है। तो आप लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था है श्रम प्रचुर है या पूंजी प्रचुर है, बिक्री योग है या खाद प्रचुर है। मतलब बहुत सारे खदान हैं, या बहुत सारी बिक्री हो रही हैं, या बहुत लोग धनी बन गए हैं, सब बिजनेसमैन हो गए हैं, या अभी भी बहुत लोग क्या हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारे भारत में अभी भी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसमें क्या है, बहुल मतलब श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अभी भी बहुत लोग मजदूरी करते हैं, बहुत लोग क्या, लगभग सभी लोग वही कर रहे हैं। कहाँ सबको बिजनेस मिल रहा है इस कंपटीशन की एरिया में? सबको जॉब कहाँ मिल रहा है? तो बहुत लोग हैं जो श्रम मजदूरी कर रहे हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? मतलब सरकार जो है उसका संघीय कार्य रूप कहाँ पर है? क्या यूएसए में है, या यूके में है, या स्वीडन में है, या फ्रांस में है? तो सरकार का जो संघीय रूप है वो कहाँ पे है? आप लोग जानते होंगे संघीय सरकार मतलब जो होती है ये संघ सरकार, मतलब कि इस जो केंद्र होता है उसकी जो है वहाँ पे सर्वोपरिता है, मतलब केंद्र ही सब कुछ है। तो भारत में अगर पूछ लिया जाए, भारत अगर यहाँ देखेंगे आप तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। आप लोग देखेंगे यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन चारों में क्या है, एक संघीय रूप एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, संघीय रूप यहाँ पे लागू है। और भारत में देखेंगे, अब भारत की बात करते हैं तो भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में है नहीं, स्वीडन में है नहीं, फ्रांस में है नहीं। ठीक है, 35 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है कि जो 1945 से लेकर 1951 में दो महाशक्तियों यूएसए अमेरिका जो है और रूस के बीच लड़ाई लड़ी गई, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे संघर्ष के नाम से जाना जाता है, या मैत्री भाव संधि, या वैमनस्य सेथिल्स, या शीत युद्ध? तो संघर्ष तो अभी हो नहीं रहा है, मैत्री भाव तो अभी भी नहीं है उनके अंदर, तो तब कहाँ से होगा? वैमनस्य तो सेथिल तो है नहीं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका और रूस की जो महाशक्तियाँ हैं इनके बीच लड़ाई को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। बुद्ध शब्द का अर्थ पूछ रहा है,
क्या बुद्ध मतलब एक विजेता होता है, या एक मुक्तिदाता होता है, या एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, या एक सम्राट होता है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं बुद्ध मतलब क्या होता है, जो एक ज्ञानी आदमी हो या प्रबुद्ध व्यक्ति हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दीन ए इलाही दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? क्या दीन ए इलाही जहांगीर द्वारा, या हुमायूं द्वारा, या शाहजहां द्वारा, या अकबर द्वारा? तो आप लोग जानते हैं 1582 में 1582 मतलब 1582 ईस्वी में जो है दीन इलाही ये शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर ने कुछ और भी ऐसा कुछ काम है जिसको किया है। तो आप लोग जानते हैं जो अकबर हैं ये मुग़ल सम्राट थे, मुग़ल काल के महान सम्राट थे। इनको कहा जाता है महान सम्राट, पता नहीं कैसे कहा जाता है, क्या है क्या नहीं, लेकिन कहा जाता है। तो दास प्रथा का इनके द्वारा कुछ और भी काम जो पूछे जाते हैं। दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। और 1563 में आप देखेंगे तो 1563 में क्या किया था, जो तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ यात्रा के में कर समाप्त कर दिया था। और एक बहुत बड़ा काम था इनका 1564 ईस्वी में, जो कि क्या था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति कर दिए थे 1564 में। एक और है जो कि इबादत खाना पूछा जाता है। इबादत खाना की स्थापना कब किए थे? तो कब किए थे? 1575 ईस्वी में किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब एक बार यूज़ किए तो पुनः पुनः यूज किया जा सकता है। तो पेट्रोल आप देखते हैं, पेट्रोल को आप कर सकते हैं। हमें तो नहीं लगता पेट्रोल एक बार आप लोग अपने गाड़ी में या अपने जो बाइक होती है उसमें आप लोग डलवाते हैं, तो उसके बाद जब एक बार वो जल जाता है तो फिर पुनः रिसाइकल करके क्या उसको फिर से जलाते हैं? नहीं। तो पेट्रोल क्या होगा? सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्लास्टिक होल्ड करते हैं इस ऑप्शन को। मोमबत्ती देखते हैं, मोमबत्ती अगर एक बार जल जाती है, पिघल जाती है, तो क्या फिर उसको आप लोग, ये क्या है, इन सब में जो है पेट्रोल जो हुआ, मोमबत्ती जो हुआ, या माचिस की तीली जो हुई, ठीक है, जो माचिस की तीली हुई, इन सब में अगर आप देखेंगे तो इन सब में क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। माचिस की तीली एक बार जल गई तो फिर उसको नहीं जला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में पेट्रोल रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अगर एक बार रिएक्शन हो जाता है तो पुनः उस पर रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो भौतिक अपक्रिया है, मतलब मान लीजिए कोई फिजिकल रिएक्शन होता है उसमें, तो बाद में उसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जो होता है उसमें हम फिर पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के पॉलीथीन लेके आओ, खूब अपना खाओ पियो, फिर ले जाके फेंक दो, कभी वो सड़ती नहीं है, उसको हम फिर से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? क्या उस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, या विश्व युवा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ईजी है, 8 मार्च को सबको रटा होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व विरासत दिवस जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस आप लोग जानते हैं, यूथ डे, वर्ल्ड यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2000 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हम देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था?
तो रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल ने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल ने किया था। इतना तो आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं जो मैडम क्यूरी हैं, मैडम क्यूरी ने इन्होंने किसका खोज किया था? ये रेडियम, किसकी? रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। किसकी खोज किया था? रेडियम और पोलोनियम की। और इन्होंने ही, मैडम क्यूरी ने ही रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत भी दिया था। रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और इनको जो है 1903 में, और इनके पति के साथ जो पियरे क्यूरी हैं, ये ऑप्शन बी जो है पियरे क्यूरी हैं, इनके साथ इनको 1903 ईस्वी में, 1903 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और ये भी आप लोग याद करिएगा, जो नोबेल पुरस्कार है ये मैडम क्यूरी को 1903 में इनके पति के साथ जो दिया गया था, ये पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए ऐसी कौन सी पहली महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मैडम क्यूरी थी। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, अगर पियरे क्यूरी के बारे में हम लोग देखेंगे तो पियरे क्यूरी जो थे, इनको भी इनके पत्नी के साथ, जो कि मैडम क्यूरी हैं, 1903 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर आगे देखेंगे, इनके द्वारा खोज क्या की गई थी? तो इनके द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। पियरे क्यूरी जो थे, इनके द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। आगे देखते हैं, जो फोर्थ ऑप्शन है हेनरी रदरफोर्ड। तो कौन भूल सकता है रदरफोर्ड जी को, जिन्होंने प्रोटॉन और केंद्रक और नाभिक की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो नाभिक में है क्या होते हैं? प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन वगैरह जो होते हैं चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने केंद्रक की भी खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर सी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं, भारतनाट्यम कहाँ की नृत्य प्रणाली है? जो भारतनाट्यम है कहाँ का है? केरल का है, तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है। तो आप लोग जानते हैं जो भारतनाट्यम है ये कहाँ का है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारतनाट्यम कहाँ का है? ये बिल्कुल आपका सही है, तमिलनाडु का है। अगर हम देखेंगे, तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो गया, तो केरल का क्या होगा? केरल का क्या होता है? कथकली और मोहिनी अट्टम होता है। और उड़ीसा का क्या होता है? उड़ीसी होता है। और छाऊ एक नृत्य होता है, छाऊ नृत्य उड़ीसा का है। और आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्या क्या होता है? यहाँ पे कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे देखते हैं, एक वीडियो हम बना देंगे जो डांस पे रिलेटेड रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है? तो आप लोग को ये बताना है कि कॉमनवेल्थ का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल है, इसमें अभी कितने देश शामिल हैं? 54 देश शामिल हैं, 54 देश इसमें शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर अगर पूछेंगे तो हेडक्वार्टर क्या है? मर्ल बरो हाउस, जो कि कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, मर्ल बरो हाउस। तो इसमें ये पूछा है कि इसमें कॉमनवेल्थ का कौन सा सदस्य नहीं है? तो जब ये ब्रिटिश काल चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, तभी इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कॉमनवेल्थ में कौन कौन से सदस्य, कौन इसमें सदस्य नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया या ब्रुनेई या जमैका या इजिप्ट? तो आप लोग को पता होगा, इसमें जो इजिप्ट है, मतलब मिस्र जो है, ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, बाकी जो है वो हैं। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्या पीटी उषा थी, या कर्णम मल्लेश्वरी थी, या ज्योतिर्मयी सिकंदर थी, या बछेंद्री पाल थी? तो आप लोग को ये तो क्वेश्चन एकदम रटा होगा, बहुत रटा होगा, बहुत आप लोग इसको पढ़े होंगे, जानते होंगे। जो बछेंद्री पाल हैं, ये पहली माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय थी। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो आप लोग को पता होगा, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। ठीक है, और जो डाइन है, डाइन किसका मात्रक है? आप लोग को अगर पता हो तो बताइएगा जल्दी से।
जो डाइन है ये किसका मात्रक है? देखिए जो न्यूटन है, न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। लेकिन जो न्यूटन है ये बल का मात्रक किस में है? एसआई मात्रक में है। ठीक है, एसआई में क्या है बल का मात्रक? न्यूटन है। और अगर सीजीएस मेथड में देखेंगे, सीजीएस में तो बल का मात्रक क्या है? डाइन है। ठीक है, और वाट को आप लोग जानेंगे तो शक्ति का होता है। ऊर्जा रूपांतरण जो होता है, ऊर्जा रूपांतरण की क्रिया जो होता है वही क्या होता है? शक्ति होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो बिल्कुल 45 का आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक है? तो तृतीय मछली पकड़ने की छड़, सीसॉ, चप्पू वाली नौका, या सरौता, या गिरीदार जो फल तोड़ने का तो काम करता है वो सरौता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जो प्रथम श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी में पूरा हम लोग देख लेते हैं। पेन तो है नहीं अभी, नहीं तो बहुत बढ़िया से लिखते, लेकिन चलिए इसी में काम चलाते हैं कुछ आशा के साथ कि आगे फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया स्टडी की जाएगी। जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में कौन कौन से हैं? इसमें कैंची है, पिलास है, ध्यान से आप लोग सुनेगा, कील उखाड़ने की मशीन है, साइकिल का ब्रेक है। ठीक है, ये सब कौन से हैं? कैंची हो गया, पिलास हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, साइकिल का ब्रेक हो गया, ये सब प्रथम में है। अगर आप सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में कौन सा है? सरौता है। आप लोग लिख लीजिएगा ना अपने नोट्स बुक में, नींबू निचोड़ने की मशीन है। ठीक है, और तृतीय में थर्ड में कौन कौन से हैं? इसमें चिमटा है, किसान का हल है, मनुष्य का हाथ है, मुंह का जबड़ा है। तो ये सब चीज़ें थर्ड में हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से आप कमेंट में बताइएगा, आप लोग आंसर करके बताइएगा कि 46 का आंसर क्या था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग। जो मछली पकड़ने की छड़ है ये नहीं है तृतीय में, शीशा भी नहीं है, लेकिन जो नाव है या चप्पू वाली नौका है ये क्या है? मतलब जैसे किसान का हल है उसी तरह ये चप्पू वाली नौका भी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरौता नहीं होगा। ठीक है, सरौता तो क्या है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन में देखते हैं। कौन सी प्रचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? तो क्या यूनिक्स है, या CP/M है, या DOS है, तो या विंडोज़ है? तो आप लोग जानते हैं विंडोज़ जो है ये क्या है? जो हम लोग यूज़ करने वाले जो होते हैं प्रयोक्ता जो होते हैं इनके लिए क्या है? हितैषी है। ठीक है, विंडोज़। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील के का घटक नहीं है? तो आप लोग जानते हैं जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में 15 से लेके 20% तक क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 15 से 20% क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। और इसमें क्या होता है? निकेल जो होता है, निकेल 8 से 10% मिलाया जाता है। और ये जो स्टेनलेस स्टील है ये किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो लोहा प्लस कार्बन के मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्रोमियम 15 से 20% है स्टेनलेस स्टील में, निकिल 8 से 10% ये भी है, और लोहा और कार्बन से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनती है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। देखते हैं पारा, जो कि कमरे के टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है। धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? क्या द्रव गलन, आशवन, या विद्युत अपघटन, या क्रिस्टलन? तो आप लोग को देखते ही आप लोग बता देंगे कि इसमें का आंसर क्या हो जाएगा। पारा जो है इसको किस के द्वारा परिष्कृत किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है? तो ये कौन सा मेथड है? ये विद्युत अपघटन का मेथड है। ठीक है, आसवन वगैरह उसाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। पर्यावरण में सम्मिलित हैं अजैव तत्व हैं, या जीव तत्व है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, या अजैव और जीवीय तत्व दोनों हैं? तो आप लोग हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग ने पूरा देखा होगा, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं।
अगर यहाँ आप नहीं बता सकते तो हमारे नीचे चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। स्टडी से रिलेटेड जो है बुक जो हैं, कुछ भी चीज़ें जो हैंड रिटन नोट भी वहाँ मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लास के शेयर भी किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सब्सक्राइब और वाचिंग, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ नया करने की चाहत, कुछ बड़ा करने की चाहत से ये चैनल स्टार्ट किए हैं, इसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा। आपका कुछ जाने वाला है नहीं, केवल आपको सब्सक्राइब करना है, और न तो 1 रुपया आपका जाना है ना कुछ, बस एक यही आशा है कि अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, आगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो फ्री शिक्षा एकदम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, और मेहनत करके आपको एग्जाम्पल में दिखाया भी जाएगा। देखिए कितने स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए का सिलेक्शन हुआ। कहीं मत जाइए, जो यूट्यूब चैनल हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन लेके आपको लोग को भ्रमित करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन, वहाँ पे जाइए 10 क्वेश्चन, उससे काम नहीं है बनने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो किताब पढ़ने से होगा। तो इस समय हम लगातार अपनी इस चैनल पे लूसेंट की जो है किताब को पढ़ा रहे हैं, साथ में हम भी पढ़ रहे हैं, दोनों लोग मिल के साथ चल रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बस इसी चाहत के साथ कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के द्वारा भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।